अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, आपको फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कनेक्टेड क्लासरूम में दोबारा से खुश आमदीद। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस एक नए लेक्चर के साथ आपकी स्क्रीन पे हाज़िर हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 11 को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसका पार्ट 2, जिसमें हम वाटर को स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम, जिसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसका इंट्रोडक्शन देखा, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी, कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखी जिससे हम वाटर को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू उसकी इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते थे। उसके बाद जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है उसमें क्या कंटामिनेशन, क्या हमारे लिए फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं। आज उससे मज़ीद एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जो वाटर सप्लाई है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, उसको कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, कैसे साफ़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ उस तरह के तरीके सीखेंगे जिससे हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, दोबारा से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि टैप वाटर क्या होता है और डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, कौन सा हमारे फ़ायदे के लिए और कौन सा नुकसानात। और इसके साथ साथ हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कुछ क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसमें से क्वेश्चनिंग कैसे आ सकती है, क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो हम मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर, इसमें 12.2 आप अपना टॉपिक सामने रखें, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई। यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई पढ़ेंगे ये डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है, जो हमारे घरों को पानी आता है क्या वो साफ़ होता है, अगर साफ़ नहीं है तो उसको हम साफ़ कैसे करेंगे। उसके बाद डिस्टिल वाटर 12.2.1 है डिस्टिल वाटर। उसके बाद टैप वाटर 12.2.2। इन दोनों में डिफरेंस सीखेंगे और इनमें क्या चीज़ें सेम हैं और क्या इसमें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, सबसे पहले है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इस लेक्चर को सीखने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे? एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। सारे स्टेप्स सीखेंगे। एंड पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और ये आपका SLO नंबर है C09D18। आप अपना करिकुलम जब देखेंगे ये आपके पास मौजूद है, या आपने मार्क किया हुआ है, तो ये आपका SLO नंबर 18 है। और उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिल्ड एंड टैप वाटर, ये आपका SLO नंबर 14 है। तो इस लेक्चर में 2 SLO शामिल हैं। सबसे पहले है ब्रीफ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी आपके लिए नोट डाउन किया हुआ है कि यहाँ से आप क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मौजूद है। ब्रीफली एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन रॉ वाटर ट्रीटमेंट। रॉ बेसिकली खाम चीज़ को कहते हैं जो हम जिससे कोई नई चीज़ बनाते हैं। पानी जो है यहाँ पे जिसको हम ट्रीट करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है, सेडिमेंटेशन। डेफिनीशन पढ़ने से पहले अगर हम डायग्राम को देखें, सेडिमेंटेशन होता क्या है कि आपका पानी जो आप डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन कर लेते हैं, उसके अंदर बाज़ औक़ात आप इससे भी जाने से पहले मैं आपके कुएं का पानी जो हम लेते हैं या आपके घरों में बोरिंग हुई है उससे हम पानी लेते हैं, आपके घरों में कूलर है, जो आपके स्टोरेज जहाँ पे आप पानी की स्टोरेज करते हैं, वहाँ पे आप 1 दिन 2 दिन के बाद देखें तो नीचे कुछ चीज़ें बैठी होती हैं। अब हम जो पानी कुएं से निकालते हैं और पानी पी रहे होते हैं तो हमें बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आता कि इसमें डिज़ोल्व चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन क्या होता है कि आप कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे एक मडी वाटर दिखाया गया है कि पानी के अंदर मट्टी डिज़ोल्व हुई हुई है, गारा बना हुआ है उसका। तो कुछ देर के बाद जब आप उसको छोड़ देते हैं टाइम के लिए तो वो जो मड है वो सेटल डाउन होता है। जब सेटल डाउन होगा तो इसका मतलब है कि चीज़ें नीचे बैठती जा रही हैं और पानी जो है वो साफ़ होता जा रहा है। तो सबसे पहला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। वाटर इज़ अलाउड इन द रिजर्वायर। जो आप जिस चीज़ के अंदर पानी को छोड़ेंगे, कंटेन करेंगे, उसके अंदर आपने पानी को कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ये पानी गदला हुआ है
इसको आप कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, सस्पेंडेड मैटर सिंक्स टू बॉटम। जो इसके अंदर मैटर डिज़ोल्व हुआ पड़ा होता है या इसके अंदर तैर रहा होता है, बज़ाहिर आपको कुछ पार्टिकल नज़र भी आएंगे लेकिन कुछ पार्टिकल डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं, वो नज़र नहीं आते, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू होते हैं, पैंदे के अंदर बैठना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सेडिमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पार्टिकल सेटिंग आउट ऑफ अ फ्लूइड सच एज वाटर ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी का वर्ड आया है। ग्रेविटी क्या होती है कि तमाम चीज़ों को ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू देयर वेट्स, उनके वज़न की वजह से उनके ऊपर जो है वो ज़मीन की कशिश लग रही होती है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जिससे तमाम बॉडीज़ मूव करती हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब जब हम करेंगे, इसको छोड़ देंगे सेटलिंग आउट होने के लिए किसी भी फ्लूइड को जिसमें पार्टिकल मौजूद हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो टुवर्ड्स बॉटम बैठते जाएंगे। तो ये पहला जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का सादे लफ्ज़ों में कि जो पार्टिकल पानी के अंदर मौजूद हैं वो पैंदे के अंदर बैठना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है स्टेप नंबर 2 में अगर देखें तो कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या है, इसका भी क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो उसमें ये मौजूद है कि वाई आर म्यूनसिपल वाटर सप्लाईज ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम सल्फेट। आप जो पानी है उसको हम एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्यों ट्रीट करेंगे, म्यूनसिपल वेस्ट को या म्यूनसिपल वाटर सप्लाई जो है घरों का आप पानी जो है उसको क्यों ऐसे केमिकल के साथ ट्रीट करते हैं, इसको हम कहते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है कि इसमें हम आपको इक्वेशन नज़र आ रही है CaOH होल ट्वाइस, जिसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने क्या लिखा, स्लेक्ट लाइम, इसको हम क्या लिख रहे हैं, स्लेक्ट लाइम। और उसके बाद आलम, आलम का जो फार्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस। इसमें क्या होगा कि जब हम इन केमिकल्स को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम सल्फेट यहाँ से जनरेट होता है एज अ प्रोडक्ट। अब इसमें जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इट कैरीज डाउन डस्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया। अब इसमें जो पानी के अंदर मज़ीद डस्ट पार्टिकल हैं या बैक्टीरिया हैं, उनके साथ ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके उनको मज़ीद क्या करता है, सेटल डाउन कर देता है या उन बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसको ज़रा मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, उसके बाद इस डायग्राम के ऊपर आते हैं, फिर इसको देखते हैं ज़रा। अच्छा, यहाँ पे है स्टेप 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे जो है कोगुलेशन, कोगुलेशन के अंदर जो हम बात करेंगे कि इसमें जो जर्म्स पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको हमने थ्रू केमिकल्स ख़त्म करना है। तो इसमें जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसने लिखा है स्लेक्ट लाइम। जो आपको केमिकल चाहिए वो क्या है, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जो दूसरा है नंबर 2 आलम, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको क्या लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसका जो फार्मूला बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। अब इनको अगर हम रिएक्ट करते हैं दोनों को तो इससे बनेगा क्या, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Al2SO4 थ्राइस प्लस CaOH होल ट्वाइस। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जो सल्फेट है उसके ऊपर -2 है। इसी तरह से कैल्शियम के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसके ऊपर
-1 है। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो यहाँ से AlOH होल थ्राइस जनरेट होगा, AlOH होल थ्राइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये केमिकल हमें रिक्वायर्ड है जो कि डस्ट पार्टिकल को और बैक्टीरिया को किल करता है और डस्ट पार्टिकल को साथ साथ सेटल डाउन करता है। और साथ में जो चीज़ जनरेट होगी कैल्शियम और सल्फेट, ये जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4, क्योंकि पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, +2 और -2। तो यहाँ पे जो हमें केमिकल मिल रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO3, ये क्या करता है, इस कोगुलेशन के अंदर हमें रिक्वायर्ड होता है। ये जब उस पानी के अंदर जनरेट हो जाता है तो ये क्या करता है, अपने अंदर डस्ट पार्टिकल को साथ मिलाता है, डस्ट पार्टिकल को, और दूसरी जो चीज़ होती है बैक्टीरिया या इस तरह के जो जर्म्स हैं उनको ख़त्म करने में इन्वॉल्व होता है। तो स्टेप नंबर 2 था, क्या था, कोगुलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल या जर्म्स को किल करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो केमिकल्स क्या होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम या लाइम वाटर भी कह सकते हैं, और दूसरा जो एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका दूसरा नाम क्या है, आलम। अब ज़रा डायग्राम से इस रिएक्शंस को देखते हैं कि किस तरह ये जो केमिकल्स हैं इन पार्टिकल्स को अपने साथ कैच करते हैं और सेटल डाउन कर लेते हैं। चलें ज़रा। अच्छा, यहाँ पे अगर डायग्राम आपको क्लियर नज़र आ रही है तो सबसे पहले कोगुलेंट एडिशन, ये जो येलो आपको ड्रॉप नज़र आ रहा है, ये हम इसके अंदर केमिकल्स को ऐड कर रहे हैं। ये जो आपको डार्ट नज़र आ रहे हैं, दीज आर इम्प्योरिटीज़ इन सेंस कि यहाँ पे जर्म्स या डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। अब क्या करते हैं कि कोगुलेंट एब्जॉर्ब ऑन टू इम्प्योरिटीज़। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि कोगुलेंट और इम्प्योरिटीज़ आपस में क्या आना शुरू आ जाएंगी, मिलना शुरू हो जाएंगी। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगी एक दूसरे को तो ये क्या होगा कि कोगुलेंट जो कोगुलेंट्स हैं इन इम्प्योरिटीज़ को आपस में बाइंड कर लेंगे, और ये आपको नज़र आ रहा है कि फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड एंड सेटल्स, कुछ सॉलिड चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी और वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। तो हमने स्टेप नंबर 2 के अंदर सीखा कि कोगुलेशन कैसे की जाती है, कि आप जब सेडिमेंटेशन करेंगे तो मज़ीद अगर कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं या जर्म्स रह जाते हैं तो उसको हम कोगुलेशन के ज़रिए उन पार्टिकल्स को कोगुलेंट के साथ अटैच करके दोबारा से सेटल डाउन कर सकते हैं। जिसमें हमने केमिकल कौन सा यूज़ किया, ये 2 केमिकल आपके सामने हो सकते हैं। इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन कोगुलेशन, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे जेलाटिनस मैस, ये जो सॉलिड मैस डिपॉजिट हो जाता है, इसको हम कहते हैं, ये था स्टेप नंबर 2। अच्छा, स्टेप नंबर 3 है फिल्ट्रेशन। अब जो यहाँ पे चीज़ हमने ऑब्टेन कर ली, उसके बाद हम इस सेडिमेंटेशन के बाद हमने कोगुलेशन किया। कोगुलेशन के बाद स्टेप नंबर 3 पे चले जाएं तो फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि आप सबसे पहले अगर सिंपल फिल्ट्रेशन करें तो उसको हम कैसे करते हैं, और उसके बाद ये जो फिल्ट्रेशन है इसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं, पेबल्स, सैंड, चारकोल, फिर सैंड है, ग्रेवल्स, ट्विंग्स, क्लीन, और उसके बाद क्लीन वाटर लास्ट पे आ जाता है। कि हम जो कोगुलेशन वाला वाटर था उसको हम मज़ीद एक स्टेप से पास करते हैं जिसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए हमें मुख्तलिफ मीडियम से इस पानी को पास करना पड़ता है। मैं आपको एक फ़िल्ट्रेशन की एग्जांपल भी बताता हूँ, फिर इसकी तरफ आते हैं कि ये हमें क्यों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, फ़िल्ट्रेशन बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी किसी चीज़ को फ़िल्टर करना हो तो हम सबसे पहले एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं और उसको जो हम लैब के अंदर फ़िल्ट्रेशन करते हैं। ये आपके पास जो है ये फ़नल है, ठीक है, और इसके नीचे हम कोई भी पॉट रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, बीकर, ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पेपर यूज़ करना है जिसको हम फ़िल्टर पेपर कहते हैं।
ये वटमैन फ़िल्टर पेपर हम यूज़ करते हैं, ये इस तरह का होता है। इसको आपने फ़ोल्ड करना होता है। फ़ोल्ड करके आप जिस तरह ये फ़नल की शेप होती है, इस तरह आप इसको लेके आते हैं। ये मैं आपको फ़िल्ट्रेशन बता रहा हूँ जो हम लैब में यूज़ करते हैं थ्रू फ़िल्टर पेपर फ़नल। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो बीकर है जिससे हमने चीज़ को फ़िल्टर करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिक्विड है और इसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर कोई पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनको हमने यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ नीचे सेटल डाउन हुए हुए इस पानी के अंदर। जैसे हम यहाँ पे ये लिक्विड हो जाता है, ये इस लिक्विड के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि इसके अंदर तैर रहे हैं या सेटल डाउन है, तो हम क्या करेंगे, जब इस वाटर को यहाँ से पास करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, तो ये जो लिक्विड है जो इस वटमैन पेपर के पोर से पास हो सकता है, इनके होल से पास हो सकता है, तो वो लिक्विड कहाँ आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे, और इसका लेवल क्या आना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो सॉलिड पार्टिकल थे, जो सेडिमेंट्स थे, जो सेटल डाउन हुए थे, वो कहाँ पे आ जाएंगे, इस फिल्टर पेपर के ऊपर यहाँ पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। अब हमने इस फिल्ट्रेशन के थ्रू, एक सिंपल सी फिल्ट्रेशन थी जिससे हमने क्या किया कि जो सेडिमेंट्स थे या कोई पार्टिकल्स थे जो इस फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं हो सकते थे, वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाएंगे और इसको हम ऊपर से निकाल के डस्ट पार्टिकल के तौर पे या वेस्ट मटेरियल जो रेजिड्यू बच जाता है उसको हम वेस्ट कर देते हैं और ये हमारा फिल्ट्रेट आ जाता है जो कि आउट ऑफ इंस्टेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल या जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा उससे पाक हो जाएगा ये हमारा लिक्विड। तो ये एक सिंपल सी फिल्ट्रेशन थी। अब ज़रा आते हैं स्टेप नंबर 3 की फिल्ट्रेशन की तरफ। उसमें हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले है कि वाटर फिल्ट्रेशन। हम कोगुलेशन से स्टेप 3 की तरफ जा रहे हैं। द वाटर इज़ देन फिल्टर्ड थ्रू सैंड एंड ग्रेवल्स, सम टाइम इट इज़ फिल्टर्ड थ्रू चारकोल्स टू रिमूव कलर्ड एंड ओडोरस कंपाउंड। अगर तो आपका पानी के अंदर ऐसे कंपाउंड नहीं है जो कि कलर्ड हैं या उनसे स्मेल आती है, तो उसमें आपने चारकोल यूज़ नहीं करना। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ली है जिसमें चारकोल भी यूज़ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सैंड और पेबल्स यूज़ करने का क्या मकसद है कि पत्थर या रेत जो है ये डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर जज़ब कर लेती है और पानी को फ़िल्टर करके पास करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पानी के अंदर मज़ीद कोई सेडिमेंटेशन या कोई सॉलिड पार्टिकल, डिज़ोल्व पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल रह जाता है तो वो पेबल या सैंड के ज़रिए फ़िल्टर आउट हो सकता है। हम चारकोल क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ द कलर एंड ओडोरस कंपाउंड, कि इसमें कोई ऐसे कंपाउंड जो कि कलर्ड हैं वो आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, उसके लिए हमें चारकोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोबारा से हम सैंड, आप डिपेंड करता है कि आप सैंड की लेयर दोबारा लगा लें कि यहाँ से जब वाटर पास होगा तो अगर तो कुछ पार्टिकल उसमें डिज़ोल्व हुए आगे आ जाते हैं तो फिर रेत जो है उसमें से मज़ीद फ़िल्टर का काम करेगी। जैसे मैंने आपको डायग्राम बताई तो वहाँ पे हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, तो इस केस में हम रेत का एक फ़िल्टर मीडियम बनाते हैं या पेबल्स का फ़िल्टर मीडियम बनाते हैं जिसमें से वाटर फ़िल्टर हो के आगे जा रहा होता है, ठीक है। इसमें आप बाद वक़्त आप जैसे आप लैब में भी कर सकते हैं, उसमें आप काटन का इस्तेमाल, रेत और काटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि नीचे आप उस बार के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम बना देता हूँ कि आप यहाँ पे एक ब्यूरेट ले लें या इस तरह का कॉलम ले लें। कॉलम के अंदर जब आपने फ़िल्टर करना है तो ऊपर आप रेत यूज़ कर सकते हैं, सैंड, और सैंड के नीचे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आप काटन यूज़ कर सकते हैं ताकि रेत अगर नीचे चली भी जाए यहाँ पे आपका ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, काटन, और ऊपर क्या यूज़ कर सकते हैं, सैंड। अगर आपने लैब के अंदर इसको फ़िल्टर आउट करना है तो इस तरह का आप फ़िल्टर बना सकते हैं। उसके बाद ग्रेवल्स हैं, कोई छोटे छोटे कंकर आप यूज़ कर सकते हैं या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद
ट्विंग्स हैं और लास्ट पे क्लीन वाटर आपका ऑब्टेन, मतलब जो वाटर है डिफरेंट स्टेप्स से पास होता होता क्या हो जाएगा, लास्ट पे साफ़ पानी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद जब आपके पास पानी फ़िल्टर हो जाता है, आपने डिफरेंट स्टेप से इसको गुजारा, आपका पानी फ़िल्टर आउट हो गया। उसके बाद लास्ट पे आपने क्लोरीनेशन करनी है। क्लोरीनेशन क्या होता है कि आप उस जो आपने फ़िल्ट्रेट लिया उसके अंदर से क्लोरीन गैस पास आउट करेंगे। क्लोरीन गैस पास आउट करने का मकसद क्या है कि हमने क्लोरीन से हाइपोक्लोरस एसिड को जनरेट करना है। जब क्लोरीन गैस वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ से एक एसिड जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्या करता है, इन जर्म्स पार्टिकल्स को, जितने भी पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ ये रिएक्ट करके इनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी लिखी हुई है, क्लोरीनेशन इज़ द फाइनल स्टेप विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ क्लोरीन टू किल रिमेनिंग बैक्टीरिया। अगर कोई बचा कुचा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो उसके लिए हमें क्लोरीनेशन करना पड़ती है, ताकि जब क्लोरीन गैस हम पास करेंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड जनरेट होने के साथ साथ वो क्या करता है, इन जर्म्स को अपने साथ मिला के उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि जब पानी साफ़ हो तो उनके अंदर जरासीम ना होने के बराबर हों। तो डायग्राम से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, डस्ट हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। रा वाटर है, ठीक है, जैसे हमने जो ऑब्टेन किया था कहाँ से, थ्रू फिल्ट्रेशन। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, रा वाटर डिसइंफेक्टेड विद क्लोरीन। जो पानी है उसको हम डिसइंफेक्ट मतलब कि हम जरासीम से इसको पाक करना चाह रहे हैं, तो हम इससे क्या करेंगे, क्लोरीन गैस पास करेंगे। जब क्लोरीन गैस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ से जनरेट होता है हाइपोक्लोरस एसिड और साथ में प्रोटॉन और क्लोराइड आइंस। ये हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्ट करेगा, ये एज आ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। अच्छा, अब जो हमने 4 स्टेप पढ़े इनको हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। रा वाटर ट्रीटमेंट के स्टेप 1, 2, 3 और 4 को अगर कंबाइन करें तो सबसे पहले रा वाटर, हमने जो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए पानी जहाँ से लिया था वो सैंपल, वो क्या हो जाएगा, रा वाटर। उसके बाद प्री ट्रीटमेंट, जो आपने उससे पहले उसको आप किसी रिजर्वायर में कन्वर्ट करते हैं, किसी कंटेनर के अंदर लेके जाते हैं, टैंकी में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्री ट्रीटमेंट। उसके बाद प्री ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन भी हमने सीखा था कि सेडिमेंटेशन इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेडिमेंटेशन, कि आप जो इसमें सॉलिड पार्टिकल हैं उसको सेटल डाउन कर रहे हैं। उसके बाद कागुलेशन एंड फॉकुलेशन। कागुलेशन मीन कि आप इसके अंदर केमिकल्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आलम को आपस में रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जनरेट करवाया था। उसके बाद ये जो स्टेप है इसमें आप क्या ऐड करेंगे, केमिकल्स। ठीक है, उसके बाद जो हमने स्टेप नंबर 3 बताया वो क्या है, दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और ये क्या है, स्टेप नंबर 3, जिसमें फ़िल्ट्रेशन करेंगे। जम से किसी हद तक पाक करने के बाद दोबारा से हम इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको फ़िल्टर आउट करेंगे। फ़िल्ट्रेट जो आएगा उसको हम स्टेप नंबर 4 से जब पास करेंगे तो डिसइंफेक्शन मीन आप इसको जर्म से मज़ीद पास ख़त्म कर रहे हैं जर्म्स को, तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन। उसके बाद स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन स्टेप से पास करने के बाद आपका जो रा वाटर था वो इस काबिल हो जाएगा कि आप उसको डोमेस्टिक सप्लाई के लिए ले सकते हैं, उसको घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए या डिफरेंट डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे स्टेप्स जो कि हम जो वाटर है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।
कुछ क्वेश्चंस भी मैंने साथ आपको बताए थे इसमें से। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा डिस्टिल वाटर एंड टैप वाटर। सबसे पहले अगर हम डिस्टिल और टैप वाटर को कंपेयर करें तो टैप वाटर जो होता है, हम नलके का पानी इसको कहते हैं, जो कुएं से हासिल किया जाता है। घरों में आजकल बोर हुए हुए हैं, जो ड्रिल के ज़रिए हम करते हैं, उससे जो पानी ऑब्टेन करते हैं, दिस इज़ टैप वाटर। अब जो डिस्टिल वाटर है, अब इस अगर टैप वाटर को हम डिस्टिल ऑपरेटर्स से पास करते हैं तो इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उनको हम निकाल देते हैं ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होते हैं, इनको हम डिस्टिल कर रहे होते हैं। डिस्टिल का मतलब होता है हम इसको कशीद के प्रोसेस से गुजार रहे होते हैं, इस पानी को साफ़ कर दिया जाता है। साफ मीन के इसके अंदर जो जो पार्टिकल्स हैं उनको निकाल लिया जाता है। तो क्या आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हमारे लिए टैप वाटर फ़ायदेमंद है या डिस्टिल वाटर फ़ायदेमंद है। अगर हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते रहें तो क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आप अपनी बुक के ऊपर जो डू यू नो लिखा हुआ है उसके ऊपर भी बुक वाले ने बताया है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होगा, आपकी बॉडी को जो मिनरल रिक्वायर्ड्स है, आपकी बॉडी मिनरल डेफिशिएंट हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी मिनरल डेफिशिएंट हो जाती है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी पानी के अंदर आयरन कंटेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिंक है, मैग्नीशियम है, तो अगर वो कंटेंट आपको नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी बॉडी उस तरह से बिहेव डेवलप और ग्रोथ नहीं करेगी, रिटार्ड होना शुरू हो जाएगी। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज टैप वाटर डिफर फ्राम डिस्टिल वाटर, के टैप वाटर और डिस्टिल वाटर आपस में कैसे डिफरेंट होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है सबसे पहले प्योरिटी 99.9% प्योर। मैंने आपको कहा था कि डिस्टिल वाटर जो हम इसको प्योरीफाई कर रहे होते हैं, कशीद कर रहे होते हैं, साफ़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ मीन कि इसके अंदर जो मिनरल्स ऐड हुए होते हैं, कुदरत ने इस पानी के अंदर कुछ मिनरल रखे होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, तो उनको अगर हम निकाल देते हैं तो फिर अगर हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते रहें, वैसे तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर हम इसको इस्तेमाल करते रहें तो फिर क्या होगा, फ्री ऑफ मिनरल एंड इम्प्योरिटीज़। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ या मिनरल्स हैं वो हम निकाल देते हैं, सिर्फ क्या रहता है, वाटर कंटेंट बचता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 99% प्योर। ये आपकी बुक के ऊपर भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको मैंने सम अप किया हुआ है और आपके सामने लाया हूँ। उसके बाद टैप वाटर क्या होता है, कंटेन मिनरल साल्ट एंड इम्प्योरिटीज़। इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, नमकियात भी होती हैं और इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं या जर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम रॉ वाटर ट्रीटमेंट को स्टडी किया था। उसके बाद कंडक्टिविटी, अगर दोनों पानी को रखा जाए तो कौन सा अच्छा कंडक्ट करता है। कंडक्शन मीन कि किस में से बिजली पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो वेरी लो कंडक्टिविटी प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल डैमेज। लो कंडक्टिविटी क्या होती है और इससे आपको बिजली के ख़तरात भी लाहक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि जब हम डिस्टिल वाटर की बात करते हैं तो इसमें मिनरल को फ्री, यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे फ्री ऑफ मिनरल्स, जब मिनरल ही नहीं है तो इसमें अगर आइंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन कैसे होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइंस। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसके अंदर जितने भी साल्ट्स हैं या मिनरल्स हैं वो अपने पॉजिटिव या नेगेटिव आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जो कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने बात की कि ये दिस इज़ वेरी लो कंडक्टिविटी, मतलब ना होने के बराबर कंडक्शन शो करता है। उसके बाद जो टैप वाटर है, हाई ड्यू टू द डिज़ोल्व साल्ट्स एंड आइंस। मैंने बात की थी कि जो टैप वाटर है इसके अंदर साल्ट्स मौजूद होते हैं। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, जो इनके दरमियान फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं, वो अपने आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये जो आइंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, ये क्या करते हैं, कंडक्शन काज करते हैं जिससे बिजली पास होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, मिनरल कंटेंट।
किस साल्ट के अंदर मिनरल होता है, सॉरी किस वाटर के अंदर मिनरल होता है और किस वाटर के अंदर मिनरल नहीं होता, और कौन कौन से मिनरल शामिल होते हैं। डिस्टिल वाटर की अगर बात की जाए तो इसमें हमने जितने भी मिनरल्स होते हैं वो निकाल देते हैं उसके बाद डिस्टिल वाटर बनता है, जबकि टेप वाटर कंटेन कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड फ्लोराइड। अब जो टेप वाटर हम यूज़ करते हैं या चीज़ें हम आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी कि इसमें किस किस्म के जो मिनरल्स हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम की बात करें, अगर कैल्शियम पे बात करते हैं तो कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी खुराक के अंदर भी कैल्शियम को ख़त्म कर दें, जो हम पानी पी रहे हैं, क्योंकि हम पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, हम पीने के साथ साथ डिफरेंट जो कुकिंग करते हैं उसके अंदर भी पानी शामिल होता है। जो हम खाना खाते हैं, दिन में पानी हमारी जो लाइफ साइकिल है उसका एक अहम हिस्सा है, जिसमें अगर हम इन मिनरल्स को निकाल दें तो फिर क्या हो सकता है। मैंने पहले बात की कि हमारी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो सकती है, रुक जाएगी या बैक पे चली जाएगी। इम्पैक्ट ऑन बैटरी लाइफ, अगर इन दोनों पानी को हम बैटरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले एक्सटेंड बैटरी लाइफ बाय प्रिवेंटिंग स्केलिंग एंड क्रूजन। अगर हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं तो इसमें मिनरल्स या इस तरह के केमिकल्स ना होने के बराबर होते हैं, जिससे क्रूजन या क्या हो सकती है स्केलिंग, क्रिस्टल्स वगैरह बनने के चांसेस कम से कम होते हैं। जैसे सेडिमेंट, कोई चीज़ें नीचे नई चीज़ें जनरेट होना शुरू हो जाएं, जिसमें मैंने बात की कि क्रिस्टल हो सकते हैं। उसके बाद रिड्यूसेस बैटरी लाइफ ड्यू टू द सेडिमेंट बिल्ड अप एंड क्रूजन। जैसे जो टेप वाटर होगा उसके अंदर जो मिनरल्स होंगे वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, और क्या होगा, क्रूजन हो सकती है, जिससे बैटरी की जो लाइफ है वो कम पड़ सकती है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ डैमेज, नो रिस्क ऑफ सेडिमेंट बिल्ड अप आर सल्फेशन। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो बैटरी की लाइफ है, सल्फेशन मीन के जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो डिस्टिल वाटर के केस में ना होने के बराबर में बिल्कुल बनते ही नहीं। जबकि हाई रिस्क ऑफ सल्फेशन एंड रिड्यूस एफिशिएंसी, अगर हम बैटरी बंद पड़ी हुई है तो उस केस में क्या होगा कि कुछ अरसे बाद उस बैटरी के अंदर आप देखें, अगर आप टेप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सेडिमेंट्स और क्रिस्टल्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फेशन। और ये क्या करता है, बैटरी की लाइफ को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद कॉस्ट, स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव दैन द टेप वाटर। डिस्टिल वाटर आपको बाज़ार से मिलेगा जिसकी कुछ ना कुछ प्राइस होगी, जो कि एक्सपेंसिव भी हो सकता है। अगर आप लैब वर्क के लिए यूज़ करते हैं तो हम खालिस्तान डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। टेप वाटर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके रिज़ल्ट्स में जो है वो चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, उसके बाद चीपर रेडली अवेलेबल। चीपर का क्या मतलब है कि आसानी के साथ मिल सकता है, आप घर में भी जो है वो इसको ले सकते हैं, घर में हर वक्त टेप वाटर अवेलेबल होता है। उसके बाद सूटेबिलिटी फॉर बैटरीज़, जैसे ऊपर भी हम देख चुके हैं कि जो डिस्टिल वाटर है वो बैटरी के लिए सूटेबल है, आइडियल केस है। जबकि टेप वाटर अगर आप यूज़ भी करते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ को डैमेज करता है और आपका नुकसान कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि नॉट रिकमेंडेड, कैन डैमेज बैटरी सेल्स ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ आपको शुरू में तो आइडिया नहीं होगा भाई टेप वाटर ठीक है, थोड़ा बहुत अगर उसने काम कर दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी बैटरी लाइफ को डैमेज करेगा। अफेक्ट ऑन बैटरी एफिशिएंसी, मेंटेन्स ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड चार्जिंग साइकिल, डिक्रीज परफॉर्मेंस ड्यू टू द कंटामिनेशन। ज़्यादातर जो बैटरीज़ के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे तो उसमें कंटामिनेशन होगी तो टेप वाटर डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, इसके लिए आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 भी नोट करें, हाउ डज टेप वाटर डिफर फ्राम डिस्टिल वाटर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि जो रॉ वाटर है जिसको हम डोमेस्टिक सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। ट्रीटमेंट मीन आप उसको पीने के काबिल कैसे बना सकते हैं। फ्यूचर में हमारी जो स्ट्रगल होगी, क्योंकि पानी की सतह जो है, वाटर लेवल अंडरग्राउंड जो पीने के काबिल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हम जो है वो सी वाटर को काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसमें साल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है।
तो हम क्या होता है रॉ मटेरियल, रॉ वाटर को ट्रीट करके, जैसे कुछ केमिकल्स हैं और ये इतना महंगा नहीं है, सिंपल सा मेथड है जिसको आप यूज़ करके पानी को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं और अपनी सेहत को महफूज बना सकते हैं। उसके बाद हमने एक टेप वाटर और डिस्टिल वाटर को सीखा और उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट भी हमने देखा, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ के लिए भी ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है कि हम ख़ुद सीखने के साथ साथ इन चीज़ों पे अमल करें और अपने पानी को एक तो सेव करें, फजूल खर्ची ना करें, ज़ाया ना करें। ठीक है, अब हमें एज अ टीचर भी आप लोगों को बताना चाहिए कि पानी को सेव करें। आप पानी को जितना सेव करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज की कदर करेंगे और कुदरत भी आपके साथ वैसे ही रवैया इख्तियार करती है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मौजूद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।